हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गेट एकेडमी में। और इस सेशन पर जहां पर हम आपके लिए लेकर आए यूट्यूब के लिए इंडियन जीएस पर बेस्ड एमसीक्यू, ये जो सीरीज चलने वाली है जहां पर मैं हूं और मैम है और सर लोग जितने भी हैं, वो सब चीजें हम इंडियन जीएस के साथ साथ में ये जो भी आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जो नया पार्ट आप लोगों ने ऐड किया हुआ है, इस पर डील करेंगे। सब के सब अपने अपने सब्जेक्ट लेकर आएंगे, लेकिन इंडियन जीएस के लिए खास तौर से मेरा नाम आरिफ खान, मेरे साथ रहेंगी कोमल व्यास शर्मा मैम। तो हम दोनों ये पूरे के पूरे इंडियन जीएस को कवर करेंगे इन डिटेल, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जीएस हो, या मतलब जनरल साइंस वाला पार्ट हो, या करंट अफेयर्स हो। इसके अलावा हेल्थ एंड सैनिटेशन, आईपीआर, एआई, रोबोटिक्स और साइंस एंड टेक, ये एक्स्ट्रा पार्ट जो आप लोगों की वो बहुत लंबी लिस्ट है ना नए वाले सिलेबस की, उसके पार्ट को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल पिछला क्लास जो हुआ था जिसमें आप लोगों ने 20 सवाल देखे होंगे, आज वहां से उसके आगे से शुरू करेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो 21 आज का फर्स्ट है, लेकिन वो सीक्वेंस का 21 है। तो पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड एक्स-रेज? एक्स-रेज, तो आंसर तो दोगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस आंसर के साथ साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आप ये क्वेश्चन अगर आ रहा है, पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए पीछे इसका टॉपिक क्या है। तो क्या मालूम चलेगा सर, साइंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो साइंस से क्वेश्चन है, बेसिकली साइंस के क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन डिस्कवरी, इन्वेंशन, ये वाली चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अपने एग्जाम के लिए। तो सही जवाब क्या रहेगा इसका? रॉटसन। ठीक है, डब्ल्यू के रॉटसन, ही डिस्कवर्ड एक्स-रेज। अगला क्वेश्चन, Which article of Indian Constitution? Which article of Indian Constitution provides equality before law? बहुत बेसिक, बहुत सिंपल और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि बात हो रही है आर्टिकल की। किसकी बात हो रही है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी आर्टिकल की बात हो रही है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड करता है। मतलब कानून के सामने हर कोई बराबर है। भाई आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, गोरे हो, काले हो, इस धर्म के हो, इस जाति के हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कानून के लिए हर कोई बराबर हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो किसी मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला व्यक्ति हो, ये हर व्यक्ति कानून के सामने क्या रहेगा? सेम रहेगा। लॉ जो रहेगा वो सबके लिए इक्वल रहेगा, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली क्या होता है वो अलग चीज है, लेकिन जो लिखा हुआ है, हमको जो एग्जाम जो आएगा वो हमारे प्रूफ पे आएगा। प्रूफ जो होते हैं वो लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर पे ये कहां लिखा है? तो बोलोगे आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, इसको और अगर एलोबोरेट करें तो भाई ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग अलग पार्ट से बटा हुआ है, तो ये पार्ट 3 में है। और पार्ट 3 हमको बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है फंडामेंटल राइट्स। ये बताता है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स के अंदर में अगर बात करोगे तो फिलहाल एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग, ये पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स है कहां से कहां तक आर्टिकल में, तो बोलोगे ये मौजूद है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक, ये पूरे एफआर है। ठीक है, तो 14 से लेकर 18, 19 से लेकर 22, 23, 24, ये टोटल 6 आर्टिकल्स आपके सामने मौजूद हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स आपके सामने मौजूद हैं। ये शो करता है इक्वालिटी, ये फ्रीडम, ये एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है रेमेडी। रेमेडी, भाई बीमारी अगर आ जाए तो इलाज कैसे करोगे? मतलब अगर राइट दिए गए हैं, राइट अगर यूज नहीं होने दिए, आपके कोई राइट पर पाबंदी लगाता है, तो उसके खिलाफ आपके पास क्या दवाई है? तो वो रेमेडी क्वेश्चन आपका 6th फंडामेंटल राइट। बहरहाल आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, इक्वलिटी। इक्वलिटी, ठीक है, तो इक्वलिटी को बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कोबलामिन? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कोबलामिन। ठीक है, किसको कहा जाता है? विटामिन B12, विटामिन B5, B7 और B9। विटामिन B12, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज कोबलामिन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा विटामिन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए बैलेंस्ड अमाउंट पे। एक्सेस और डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट दोनों ही हार्मफुल है, हमेशा हर चीज बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए, ये जरूरी है। तो कोबलामिन जो है वो आपका विटामिन B12 को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 51A रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। ठीक है, क्या पूछना चाहता है इसके अंदर पे? ये बोला है भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे एक आर्टिकल, इसको 51A का नाम दिया हुआ है। अब एक छोटी सी बात जो एक कोडिंग की तरह होती है कि किसी भी आर्टिकल में, किसी भी आर्टिकल जो रहते हैं 1 2 3 4 पे रहते हैं, अगर मान लो 9 लिखा है आर्टिकल और बगल में लगा दिया ए, ठीक है,
अगर लिखा है 20 आर्टिकल और लगा दिया बगल में ए, या फिर 279 आर्टिकल ये बी लगा दिया, तो जब भी कोई आर्टिकल या नंबर के बगल में, नंबर्स के बगल में अगर कोई भी अल्फाबेट लिखा हो कैपिटल में, तो समझ लेना कि वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं था, उसको बाद में उसमें ऐड किया गया है। ठीक है, उसको बाद में ऐड किया गया है। कैसे ऐड करेंगे? चेंजेस करके। यार जो तुमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक पढ़ी होगी अपने कॉलेज के टाइम पर, क्या वही किताब आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? बोलोगे नहीं, आज वो उसका अलग एडिशन आ गया। तो बीच बीच में क्या होता है? ऑल्ट्रेशन होते रहते हैं, मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन को इस कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में कहा जाता है अमेंडमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, मतलब ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं थी, इसको बाद में ऐड किया है, was incorporated यानी कि शामिल किया इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd 42nd है, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 41st अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 45th अमेंडमेंट एक्ट। तो सही जवाब क्या है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन से ईयर में आया था? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1976। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम चेंजेस जो आए हैं वो इसी अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं। चेंजेस आना, मॉडिफिकेशन होना, इसको अमेंडमेंट कहा जाता है। ये हुआ था 1976 में ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब हमारे देश में इमरजेंसी पहली बार लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, तभी ये चीजों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इस अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने बदलाव किए गए थे कि अगर इनको इकट्ठे कंपाइल कर ले कहीं पर ना, तो एक अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। तो इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट, द गल्फ ऑफ मैक्सिको इज कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन बाय अटलांटिक ओशन। तो यहां पर बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो गई। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, अच्छी बात है, कनेक्ट हो रहा है किससे? अटलांटिक ओशन के साथ में। तो हमें दो चीजें जाननी पड़ेंगी कि भाई साहब ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है कहां पर। तो ये अगर आप देख रहे हो तो ये है, ठीक है, ये एक तरीके से क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका तीन हिस्से में बटा हुआ है, ये टॉप पार्ट, ये बीच वाला पार्ट और ये लोअर पार्ट। ये है आपका कनाडा, दिस इज कनाडा। ठीक है, बीच में क्या है? यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। थर्ड पार्ट जो है ये क्या है आपका? मैक्सिको, मैक्सिको। ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ मैक्सिको? कि भाई साहब ये तीन जगह से पानी क्या हो गया आपका, क्या हुआ? पानी के ऊपर मौजूद एक पार्ट है। अब इसको कनेक्ट कर रहे हैं किससे? अब ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के राइट साइड पे जो चीजें हैं, ये ओशन का नाम क्या है? अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। लेफ्ट में क्या है तो क्या कहोगे? वेस्ट में जो है ये है पैसिफिक ओशन। हमारे से क्या बात कर रहा है? हमसे बात कर रहा है भाई साहब गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ना, ये अटलांटिक ओशन में किस के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक, अब ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में लिखा है फ्लोरिडा स्टेट, लिखा है ओरलांडो स्टेट, कुक स्टेट और डोवर स्टेट। अब स्टेट क्या होता है? जैसे कि अब आपको एग्जांपल समझ में आएगा कि भाई ये इंडिया का लोअर पार्ट है, यानी कि पेनिनसुलर पार्ट है, और यहां पर है ये क्या है आपका? श्रीलंका है। ठीक है, ये जो है ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका इंडियन ओशन है। ठीक है, ये आपका अरेबियन सी है। अब ये छोटी सी वाटर बॉडी है, ये छोटी सी वाटर बॉडी एक छोटा सा रास्ता जो दो अलग अलग मेन वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और दो बड़े बड़े लैंड मास को क्या करता है? ये दो बड़ी वाटर बॉडी को जोड़ता है और दो बड़े बड़े लैंड मास को अलग करता है। इस बॉडी को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेम कहते हैं स्ट्रेट, STRAIT। उसी तरीके से मैक्सिको यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन से कौन कनेक्ट करता है? तो क्या कहोगे? फ्लोरिडा स्टेट। ठीक है, स्टेट क्या हो गया? स्टेट कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज एंड सेपरेटिंग टू बिग लैंड मास बॉडीज। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो स्टेट, ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये जो फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, ये हमको पता होने चाहिए, तभी हम चीजों क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे इजी वे पे, तभी हम क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ फार अहेड, हाउ फार अहेड इज इंडियन स्टेट स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होना चाहिए था बट ग्रीनविच टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, हाउ फार अहेड इन इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कितना आगे कितना पीछे। ठीक है, क्यों कैसे, ये तो फैक्ट है, झटके में आपको आंसर मिल जाएगा और आप आगे निकल जाओगे, बट थोड़ी चीजें अगर पता रहे तो हमें क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो हुबहू आ जाए ना आ जाए श्योर नहीं है, बट हाँ इसका लॉजिक का यूज करके शायद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ को हमने क्या करके रखा हुआ है सर? हम लोगों ने ना उसको अलग अलग इमेजिनरी लाइंस में उसको ब्रेक किया हुआ है अपनी कन्वीनियंस पे। ये है नहीं, ये इमेजिनरी लाइंस हमने बनाई हुई है फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस। तो
ये जो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइंस है, ये आपकी क्या है, लॉन्गिट्यूड है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये आपकी लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, जो लेटी हुई लैटिट्यूड है, ठीक। तो ये 0 डिग्री है। अब ये कहीं ना कहीं से तो गुजरती होगी, तो बोलना हाँ ये अर्थ के बीचों बीच से गुजरती है, और वो हिस्सा जो है वो यहां पर मिलता है सर। ये जो है ये इंग्लैंड की एक ग्रीनविच लेबोरेटरी है। इसका नाम क्या है, ग्रीनविच लेबोरेटरी। अब कंपैरिजन जो रहेगा, जैसे हमारे क्लास में क्या होता है, एक बच्चा होनहार रहता है। अब हमारा कॉम्पिटिशन किससे, उससे। तो पूछेगा कि भाई ये एक्स पर्सन है, शर्मा जी का बेटा है, इससे ज्यादा नंबर लेकर आए हो कि इससे कम नंबर लेकर आ गए हो, तो वो हमारा स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है। हम तो कम ही लेकर आएंगे, जाहिर सी बात है। तो ये जो पार्ट है ग्रीनविच जो है, ये इंग्लैंड की लेबोरेटरी है, वहीं से 0 डिग्री लाइन पास होती है, इसलिए स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट सन। जो सन का मूवमेंट होता है, सन तो वही रहता है ना, हमारा जो मूवमेंट है अर्थ का वो कैसा है, तो बोलोगे सर वो ना ऐसा है, ऐसा घूम रहा है, ऐसा कैसा, मतलब वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रहा है, ठीक है। तो ये हिस्सा पहले मुड़ेगा, ये हिस्सा बाद में मुड़ेगा। तो जो पहले सन को देखेगा, रोशनी सन की उसके पास आएगी, इसीलिए ईस्टर्न पार्ट में पहले उजाला आता है, वेस्टर्न पार्ट में बाद में उजाला आता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो इस तरफ रहेगा वो पहले सन को देखेगा, उसका दिन पहले शुरू हो जाएगा, उसकी शुरुआत पहले होगी दिन की। तो ये इससे हम आगे हैं। हम इंडिया कहां पर है सर, इंडिया यहां पर मौजूद है, इक्वेटर के ऊपर है और नॉर्दर्न साइड में। तो हमारा दिन जो रहेगा इनसे पहले आएगा, और हम कहां पर है, हमने अपना सन बना के रखा हुआ 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। 1 डिग्री का मूवमेंट मतलब 111 किलोमीटर। हर 111 किलोमीटर में आपका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री बदलेगा, 1 डिग्री आगे शिफ्ट होगी 111 किलोमीटर पे, ऐसा होगा, असर होगा। तो इस मूवमेंट से क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपका डिग्री बढ़ते चले जाएगा। तो सिमिलरली इंडिया जो है वो इस डिग्री पर मौजूद है, और हर 1 डिग्री के लिए 4 मिनट आगे या पीछे होंगे। तो यहां सूरज बाद में नजर आएगा, यहां पहले नजर आएगा, इससे सुबह यहां पहले होती है, यहां पर सुबह बाद में होती है। तो हम इससे जो है कितना आगे हैं, तो क्या बोलोगे, हम इससे 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। वी आर अहेड ऑफ क्या, ग्रीनविच मेडियन टाइम, ठीक है। 82.5 की बात करते हैं, 82.5। तो क्या हो जाएगा, डिग्री कौन सी है, 82.5, और 1 डिग्री का 4 मिनट, तो मल्टीप्लाई बाय 4 किया, कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा 330 पॉइंट, ये इतना मिनट, मतलब 5 घंटा और 30 मिनट। तो यही आपका आंसर होगा। इसलिए आप जब अपने मोबाइल या घड़ियां जब सेट करते हो तो उसमें लिखा रहता है कि आपका टाइम जोन क्या है, बोलोगे ग्रीनविच प्लस 5 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। उसके रीजन ये, थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ लिया हम लोगों ने और कुछ नहीं। When did the revolt of 1857 begin in रथ कैंटोनमेंट? जो मेरठ में शुरू हुआ था, ये रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी, तो ये कब शुरू हुआ था, तो ईयर है 8 में 1857, 11 में 1857, 10th ऑफ में 1857 एंड 9th ऑफ में 1857। तो सही जवाब क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 10th ऑफ में 1857, ठीक है। कहां शुरुआत उसकी, मेरठ में हुई थी। कैंटोनमेंट कौन सा था, तो रथ कैंटोनमेंट है, शुरुआत यहां पर होती है। बहुत लंबी कहानी है, कारतूस को जो छीलना पड़ता था, उसमें गाय और उसमें सुअर का मांस था जिससे बना हुआ था। तो पठान भी परेशान हो गए और पंडित भी परेशान हो गए, नॉनवेज आ गया और यहाँ पे सुअर आ गया, तो दोनों ही नाराजगी में। अब मंगल पांडे जो थे वो थोड़ा सा गुस्से आ गए, भाई ये तो गलत बात हो गई, उठाई बंदूक, ढाए ढाए मार दिया अपने बॉस को, और फिर भागे, पकड़ में आ गए, फांसी हो गई, मंगल पांडे वहां शहीद हो जाते हैं। उसके बाद से ये जो आग निकलती है और ये हर जगह फैलती है, और फैलने के बाद पूरे देश में बढ़ती है, और वही बनता है द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। हालांकि हम हार जाते हैं लेकिन अंग्रेजों को परेशान जरूर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन मणिपुर? भीमताल, लोकटक, मिरिक और सिंचल, ठीक है। कौन सी लेक मौजूद है मणिपुर में, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो लेक है दोस्तों, नाम इसका क्या है, वो है लोकटक लेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी खासियत क्या हो जाती है, एक टेक अवे यहां से लेके जाइएगा कि जो लोकटक लेक है मतलब पानी है तो मूवमेंट है। उसी लेक के ऊपर में ना एक बहुत बड़ा सा नेशनल पार्क मौजूद है, ठीक है। एक बहुत बड़ा सा नेशनल पार्क मौजूद है। अब क्योंकि ये पार्क पानी के ऊपर मौजूद है, तो ये पार्क, जमीन अगर मान लो तुमने अपनी नाव छोड़ दी पानी के ऊपर में, तो पानी में वो नाव लहराएगी ना, हिले डुलेगी। उसी तरीके से नेशनल पार्क जो है ना, इसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। ये हमारा एक लौता क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अब फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है पानी में,
तो ये तो खासियत हो गई। दूसरी बात कि यहाँ का एक बहुत फेमस सा जानवर है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस जानवर मिलता है उसको बोलते हैं डांसिंग डियर। क्या ये डियर डांस करता है क्या? नहीं भाई, ये डियर डांस नहीं करता, लेकिन ये डियर दिखता है, वो बेचारा चुपचाप खामोशी से खड़ा हुआ है। अब आप नाव में खड़े होगे ना, तो नाव हिल रही डुल रही है, तो आप जो क्या देखेंगे, जो जमीन पे खड़ा क्या देखेगा, यार बंदा डांस कर रहा है नाव के ऊपर खड़े होगे। बट आप डांस नहीं कर रहे हो, आप खड़े हुए हो, वो तो नाव है जो हिल रही डुल रही है, आपको हिला डुला रही है। उसी तरीके से जमीन पे खड़े हुए इंसान जब इस पार्क को देखते हैं तो वहां पर डांसिंग एक डियर दिखता है, वो डियर हिल रहा डुल रहा होता है, तो लोगों ने बोला नाच रहा है, तो बस वहीं से फेमस हो गया डांसिंग डियर, बेचारा खड़े खड़े डांसर बन गया, ठीक है। तो ये डांसिंग डियर कहां पर है, तो केविल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कहां पर है, लोकटक लेक पर मौजूद है, और वो कहां पर है, मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है? ठीक है, बताइए, अलग अलग ऑप्शन दिए हैं आपके पास। लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़ या फिर इलाहाबाद प्रयागराज? तो कहां पर है ये? तो ये वहां पर है जहां पर फिलहाल देश में सबसे या दुनिया का सबसे बड़ा जो गैदरिंग है लोगों का एक होली प्लेस में, जहां पर हो रही, जहां पर महाकुंभ हो रहा है, वो है इलाहाबाद प्रयागराज में, ठीक है। तो कहां पर है? हरीश चंद्र रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? इलाहाबाद प्रयागराज में मौजूद है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि जितने भी नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे इंस्टीट्यूट के नाम, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। मैच द फॉलोइंग में या इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was the vice president of executive council in the interim government of 1946? 1946 श्री क्लॉड ऑचनलेक, सी एच भाभा, सी राजागोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946, ठीक है। जब रिवोल्ट खत्म होता है, वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, वर्ल्ड वॉर के बाद में जब इलेक्शन हारते हैं, ब्रिटेन में गवर्नमेंट हार जाती है, उसके बाद एक नई लेबर गवर्नमेंट बनकर आती है। तो जब लेबर गवर्नमेंट बनकर आती है तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ्लेक्सिबल रहती है, बहुत ज़्यादा हमारे साथ वो डेडिकेटेड रहती है कि आपको मौका मिलेगा, तो मौके मिलते हैं और हम वहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। क्यों? इलेक्शन नहीं हुए रहते। इलेक्शन होने के लिए हमें एक प्रोसेस पता होना चाहिए, जो प्रोसेस हमने बनाया नहीं, क्योंकि हमारा संविधान बना नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं है, इसलिए उस समय क्या होता है, इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। अब जब गवर्नमेंट बनती है तो उसमें दो अलग अलग इकाइयां होती हैं, यूनिट्स होती हैं। एक को बोलते हैं आपके लेजिस्लेटिव और एक को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उसमें जो हेड होता है उसको होता है प्रेसिडेंट, और दूसरा रैंक पे जो रहते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो बोलोगे सी राजागोपालचारी, ठीक है। हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट? तो बोलोगे सी राजागोपालचारी। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन। What was the sex ratio in Uttar Pradesh as per 2011 census report? 2001 census report. Age 48, age 50 और 898 और 901। तो क्या था? 2001 का पूछ रहा है, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग कि 2011 भी पढ़ लीजिएगा, सेंसस इंपॉर्टेंट है। 2021 का तो आया नहीं क्योंकि कोविड के वक्त था, तो उसको भी 2024-25 में लॉन्च करने का प्लान था, तो वो डेटा आ चुकी है बट ऑफिशियल अभी रिलीज नहीं किया गया है। बहरहाल तो आप लोग 2011 से काम चलाइएगा, बट 2001 का जो था वो 898 था। व्हाट इज सेक्स रेशो? तो पूछा जाता है कि भाई आपके स्टेट में या आपके देश में या आपके जिले में आउट ऑफ एवरी 1000 मेल, out of every 1000 males, how many females would be there? How many women live in that place? तो out of 1000 मेल याद रखिएगा बस, ठीक है। out of 1000 मेल। चलो अगला। Who is the head of research and analysis wing as of June 2019? ये पहले का है, तो थोड़ा सा डेटा ओल्ड आपको यहाँ पे याद करना होगा, बट फिलहाल इसका आंसर जो है वो है आपका सामंत गोयल, ठीक है। सामंत गोयल। अभी के हिसाब से आप इसको अपडेट करेंगे, करंट अफेयर जो वाला पार्ट है, उस वाले पार्ट पर जब क्वेश्चन लेकर आएंगे तो वो आपको रिपीट किया जाएगा। बट फिलहाल रॉ क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मतलब देश में अगर कुछ भी, खुफिया विभाग है, देश में अगर कुछ भी अनहोनी होने वाली होती है, किसी ने प्लान किया है, तो उसको रोकने के लिए ये लोग अपने रिसर्च विंग, अपने खुफिया प्लान बना के रखते हैं, कैसे उसे काउंटर कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो ये होते हैं सामंत गोयल, जो थे वो उसके 2019 के चीफ थे। Which of the following Hindustani classical singer belong to the state of Uttar Pradesh?
इनमें से कौन से एक हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है जो स्टेट ऑफ यूपी को बिलोंग करते थे? भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, गुलाम अली खान, सिद्धेश्वरी देवी। भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, गुलाम अली खान या सिद्धेश्वरी देवी। तो सही जवाब क्या है? सिद्धेश्वरी देवी। ये जो घराने होते हैं जितने भी, ये आप किस, ये टॉपिक कौन सा आ गया, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? तो बोलोगे आर्ट एंड कल्चर। बट आर्ट एंड कल्चर भी कौन सा स्पेसिफिकली? तो बोलोगे उत्तर प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर। और उस आर्ट एंड कल्चर में कौन है ऐसे सिंगर्स हैं, कौन फोक सिंगर हैं, कौन डांसर्स हैं, कौन कथक करते हैं? कथक का जो घराना है वो वहीं पर मौजूद है यूपी के अंदर पे, वहां का डांस फेमस है। तो क्लासिकल डांस में से एक डांस यूपी के अंदर में भी आता है। तो वो घराना आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन उससे बिलोंग करते हैं, क्या क्या खासियत है उनकी। तो इसलिए फिलहाल हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर जो है वो स्टेट से जो बिलोंग करते हैं उनका नाम है सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है, कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी या ये टॉपिक चाहिए या इस पे क्वेश्चन करना है आप बताइएगा। मैं और मैम हम दोनों जो इंडियन जीएस कवर करने वाले हैं वो सारी चीज आपको डील कर लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपको पढ़ना एक्स्ट्रा तो। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैश रिवर। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैश रिवर। इंडस, झेलम, रावी और बीस। बीस को हिंदी में ब्यास, ब्यास कहते हैं, व्यास रिवर। ठीक है, व्यास रिवर। इंडस, इंडस जो है फ्लो करती है, इंडिया में करती है, लेकिन वो ऊपर ही ऊपर चले जाती है। मतलब वो निकल कर आ गई कहां से? आपके तिब्बत से आ रही है और ऊपर ही ऊपर जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले पार्ट से निकल कर वो पाकिस्तान की तरफ चले जा रही है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल नहीं होगा। गिलगित के पास से बाहर निकल जाती है इंडस, तो ये श्रीनगर तक तो नहीं आएगी। रावी और व्यास इनकी बात करें तो ये जम्मू कश्मीर तो नहीं आती है, ये हिमाचल प्रदेश में ही फ्लो करते रहती है। ठीक है, तो ये दोनों भी नहीं होगा। बची कौन? झेलम। झेलम और चेनाब, ये दो नदियां जो है ये जम्मू कश्मीर बहती है, लेकिन झेलम वो नदी है जिसके किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। डल लेक जहां पर लोग मस्त नौका विहार करते हैं, ये सब चीजें आपको इसी जगह पर मिलेगी। ठीक है, झेलम नदी पर ही आसपास मिलेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट इज 35। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू द थार डेजर्ट? थार डेजर्ट। अब ये डेजर्ट पूछ रहे हो और नदी पूछ दे रहे हो, क्या बात हो गई है? ठीक है, बताना पड़ेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, सावित्री, मऊथा, लूनी और गिरना। ठीक है, सावित्री, मऊथा, लूनी और गिरना। तो रिवर्स जो है, लूनी रिवर, रिवर ऐसी रिवर है जो कि फ्लो करती है, अरेबियन सी पे आने की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो इनलैंड उसका क्या हो जाता है? वो सूख जाती है, वो ड्राई हो जाती है। तो ये है लूनी रिवर। तो उसी पर कहां पर है वो? थार डेजर्ट। यह डेजर्ट है तो गर्मी होगी, गर्मी होगी तो इवापोरेशन होगा, तो नदी को पानी के रिसोर्सेज उतने रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से वो बहती तो जरूर है लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाती है। लेकिन रिवर का नाम क्या है? लूनी रिवर। ठीक है, तो कहां की होगी? राजस्थान की होगी सर। अगला, वेयर इज द ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? आईओसीएल की जो ये रिफाइनरी है वो कहां पर स्थित है? इलाहाबाद में, कानपुर, झांसी या फिर मथुरा? इलाहाबाद, कानपुर, झांसी या मथुरा? तो जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसके जो बड़े बड़े जो वो रिफाइनरीज हैं या जो उसके हेडक्वार्टर्स हैं, अगर वो यूपी में बिलोंग करते हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या रहेगा? मथुरा रहेगा। ठीक है, मथुरा। अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द इंडियाज लैंड बॉर्डर इज? द लेंथ ऑफ द इंडियाज लैंड बॉर्डर, लैंड बॉर्डर की बात हो रही है भाई। मतलब क्या, काय की बात हो रही है? ये पूरा का पूरा जो ये कंट्री है हमारी, ठीक है, ये पूरी जो हमारा देश बना हुआ है, हालांकि ये आइलैंड्स भी हैं यहाँ पर, लेकिन ये सिर्फ मेन लैंड की बात कर रहा है तो हम उसको मेन लैंड पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप है, वो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये पूरा का पूरा लैंड एरिया है। तो आपने शुरू किया यहां से, बाउंड्री पे पूरा घूम फिर कर आप चक्कर मार कर आ गए, पेरीमीटर निकाल लिया आप लोगों ने। तो यहां से घूमकर जब पहुंचोगे तो आपने ये देखा होगा कि आपकी गाड़ी ने 15,200 किलोमीटर की दूरी तय करी हुई है। 15,200 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर किया है। तो इंडिया की जो लैंड बॉर्डर है उसकी लेंथ जो है वो 15,200 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हु वाज द फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू रीच द नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल पहुंचने वाली फर्स्ट फीमेल कौन है? तो क्या नाम है?
तो बचेंद्री पाल, मिसेस कैरोलीन मिकेल्सन, मिसेस फ्रैन पिप्स, मिस वेलेंटिना टेरेक्शो। ठीक है, तो मिसेस कैरोलीन मिकेल्सन। तो शादीशुदा महिलाएं भी सुकून ढूंढने के लिए नॉर्थ पोल जा सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन जो नॉर्थ पोल गई है, पहुंची, उनका नाम क्या है? मिसेस कैरोलीन मिकेल्सन। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ईसीजी इज यूज्ड टू डिसाइड विच डिजीज। ओ, ईसीजी कार्डियोग्राफ। ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर कार्डियो, कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, तो दिल का मामला है, सुन लेते हैं। वीकनेस ऑफ ब्रेन नहीं, वो आपके बॉडी पे लगाते हैं, छाती वाती पे पूरे वो प्लग्स लगाते हैं, फिर आपका ईसीजी होता है। तो ब्रेन ना। वीकनेस ऑफ हार्ट, हाँ, जब भी आपकी सांस फूलती है या थोड़े से दिल में दर्द होता है, ठीक है, वो दर्द नहीं जो आपको महसूस ना हो, वो दर्द जो एक्चुअली महसूस होता है वाला दर्द। ठीक है, तो जो दिल का दर्द होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आप चलते दौड़ते भागते में हाँफ जाते हो, तो ये सब शिकायत अगर आती है ना, तो डॉक्टर का जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, उसके पहले वो ये चेक करता है कि आपका ईसीजी कैसा है। ईसीजी रिपोर्ट जो है ना, वो पूरे जिगजैग लाइंस आती है ऊपर नीचे। ठीक है, तो वो हम और आप पढ़ नहीं सकते, डॉक्टर समझ पाते हैं कि आपका दिल कैसा काम कर रहा है। किडनी नहीं भैया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज नहीं। तो क्या? वीकनेस ऑफ हार्ट, वीकनेस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट जो है वो आपको इसी चेक करती है। ईसीजी अच्छा है, मतलब आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है। अगर ईसीजी में रिपोर्ट खराब आएगी तो डॉक्टर भेजेगा आपको स्टेप नंबर 2 कि अब जाकर आप एंजियोग्राफी कराइए, कि आपकी सांस फूल रही, मतलब आपके बॉडी, आपके हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। ब्लड नहीं पहुंच पा रहा मतलब कहीं ना कहीं पे आपकी नली में जो आपका जो नसें हैं वहां पर कुछ ना कुछ फंसा होगा। और फंसता क्या है? वो फंसता है ऑयल। एक्स्ट्रा ऑयल खा लोगे तो क्या? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? ब्लड को थिक कर देगा, थक्का बनेगा। तो जब थिक चीजें होती है उसका फ्लो कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, तो आपका सांस में तकलीफ होगी। वहां पर आपके पास हार्ट अटैक भी आ सकता है, आपको पैरालिटिक अटैक भी आ सकता है। ये सब चीजें एक होती हैं, ऑप्शंस में हो सकती है। तो उसको चेक करने के लिए कि कौन कौन सी नसों में ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, वो चेक करने के लिए एंजियोग्राफी होती है। मालूम चला डॉक्टर ने बोला कि भाई 2 नसें आपकी जाम है, जिसमें 90% की जो है ब्लॉकेज है। अब ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट होता है इसका 2, या तो एंजियोप्लास्टी करा लीजिएगा, या एंजियोप्लास्टी से ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर मेन ब्रांच होगी तो एंजियोप्लास्टी नहीं होगा, तो अब बोलेगा आप बाईपास करा लीजिए। तो ये ऑप्शन से डॉक्टर आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी जेब ढीली हो सके। ठीक है, बेहतर ये है अच्छा खाना खाएं, साफ सुथरा खाना खाएं, तेल कम खाएं, मसाले कम खाएं, अच्छा हेल्दी फूड खाएं, तो आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विच क्रिकेट प्लेयर फर्स्ट स्कोर अ डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में पहला प्लेयर कौन है जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है? पहली डबल सेंचुरी बनाई है। सचिन, हाइला सचिन, शिखर धवन, वीरेंद्र सहवाग, या फिर रोहित शर्मा? तो सही आंसर जो है वो है द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो जिनके नाम से लोगों ने क्रिकेट देखना शुरू किया था, जिनके नाम से लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, जिसके नाम से लोगों ने क्रिकेट के खेल खेलकर वो इंडियन टीम में आ गया, तो एक तरीके से बहुत लोगों के रोल मॉडल रहे हुए, आइडियल रहे हुए, गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। इन्होंने ही, यही वो फर्स्ट शख्सियत है, क्रिकेट प्लेयर है, जिन्होंने फर्स्ट डबल सेंचुरी बनाई है, वो भी ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। ठीक है, तो ये अगले 20 क्वेश्चन जो आपके इस सेशन पे आपने देखे। अब अगली क्लास जो होगी, हमारी मुलाकात होगी, तो उसमें इसके बाद के आपको 20 क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। कैसी लगी क्लास? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, किसके क्वेश्चन ज्यादा करना चाहते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो टॉपिक से क्वेश्चन भी हम लेकर यहाँ पे सामने आपके यूट्यूब में आ जाएंगे, लाइव क्लास आने की कोशिश की जाएगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।